बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 290 मुलाहिज़ा फरमाएं। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गेट की जानिब निगाह उठाकर देखा तो वहाँ गेट की कुंडी में मुझे एक बड़ा सा ताला झूलता हुआ नजर आया। मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई और मैंने एक झटके से शहराड आगे बढ़ा दी। हैरान होने के लिए इतना कुछ था कि मैंने हैरत का इजहार करना ही छोड़ दिया था। गुज़िश्ता रात उस बंगले का गेट खुला देखकर मेरा वहां दाखिल होना, लैला की मुय्यत में बेचूं चरा उसके बेडरूम में पहुंचना, फिर वहां पेश आने वाले वाकयात, मेरे लिबास का साफ सुथरा हो जाना, मेरे कंधे का जख्म सिरे से गायब हो जाना, सफेद बिल्ली की हरकत सकनात का साकुत व जामद हो जाना, लैला का ग़ियाब और अब मेरी गाड़ी का बंगले से बाहर पहुंच जाना, गेट का बाहर से लाक होना वगैरह वगैरह। ये तमाम वाकयात थे जिनकी कोई अगली तोजी पेश नहीं की जा सकती थी। मावराई और रूहानी झैल में ये तमाम डांडे नीलगरी से जा मिलते थे। हाँ, नीलगरी। वापसी के सफर के दौरान में मैंने शिकायती नजर से सफेद बिल्ली को देखा। बस बेमामूल पैसेंजर सीट पर बराजमान मुझे ड्राइविंग करते हुए देख रही थी। मेरी निगाह में मौजूद शिकायत को उसने महसूस किया और गर्दन झुका कर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, 2.5 माह पहले ओपन एयर रेस्टोरेंट में तुम ही मेरी मेज के नीचे सरसरा रही थी ना? म्याऊं। उसने एक लफ्ज़ी जवाब पर इक्तफा किया। और उसी रात बोर्ड बेसन के मुकाम पर हमारे दुश्मन गन बरदार पर भी तुम्ही ने जस्ट लगाई थी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने अपने जवाब को दोहराया। म्याऊं। मैंने सवाल किया, गन बरदार पर छलांग लगाते वक्त तुम्हारी जिसामत में अच्छा खासा इजाफा हो गया था। तुम किसी सेहतमंद कुत्ते के जुस्से को पहुंच गई थी। एक मरतबा फिर मुझे म्याऊं सुनने को मिली। मैं फ्लैट के बेडरूम में बेड के ऊपर उसकी मौजूदगी का हवाला देकर सवाल किया और उसने एक बार फिर म्याऊं की आवाज़ निकाली। मैंने 1 मिनट तक खामोश रहने के बाद उससे पूछा, तुम इस बात से इनकार तो नहीं करोगी ना कि जब साहिल और मुमताज सी साइड वाले फ्लैट में तनहा थी तो तुमने एक सफेद चीते का रूप धार कर उन्हें डराने की कोशिश की थी? ये सवाल बहुत अहम था, लेकिन हस्बे साबिक उस सफेद बिल्ली ने इसका जवाब भी अपनी मखसूस म्याऊं में दिया तो मैं चिल्ला कर रह गया। यह फैसला करना बहुत मुश्किल था कि इसकी कौन सी म्याऊं का मतलब हाँ है और किस म्याऊं का मतलब ना। मुझे तो वो तमाम म्याऊं एक ही जैसे लग रहे थे। कुछ भी हो, यह बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं थी। इसने अब तक दोस्ताना रवैये का मुजाहरा किया सिवाय चीते वाले वाक़े के। एक फौरी ख्याल के तहत मैं चौंक उठा। यह ख्याल नीलगरी के बारे में था। गुज़िश्ता रात उसकी पुरस्रार शक्तियों के सबब सफेद बिल्ली बेबस होकर रह गई थी। यह भी तो मुमकिन था कि सफेद चीते वाले वाक़े में भी नीलगरी ही का हाथ हो। अगर ऐसा था तो फिर यह बात पाए सबूत को पहुंच जाती थी कि नीलगरी ने साहिल और मुमताज के अगवा के लिए राह हमवार की थी। नीलगरी मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनाकर रखना चाहती थी और मेरे नजदीक आने वाली हर औरत से एक मखसूस किस्म की दुश्मनी रखती थी। साहिल तो उस सवाले से सरे फहरिस्त थी। साहिल के बारे में सोचते हुए मुझे अपने दिलो दिमाग पर बोझ सा महसूस हुआ। थारा की बातों से यह अंदाजा तो हो गया कि साहिल की जिंदगी को फिलफोर कोई खतरा लाहक नहीं और मैं फिलफोर उसकी मुद्दत खत्म होने से पहले उस तक पहुंचना और उसे बाहिफाजत वापस लाना चाहता था। सफेद बिल्ली के बारे में मैंने फैसला किया कि जब तक उसका इसरार मेरी समझ में नहीं आ जाता मैं उसे अपने साथ रखूंगा। खास तौर पर उसकी जिसामत की हालत को जानना बहुत जरूरी था। वो मेरे करीब रहती तो मैं ज्यादा बेहतर तौर पर उसका मुशाहिदा कर सकता था। मैंने डिफेंस सोसाइटी की हदूद में दाखिल होने के बाद सफेद बिल्ली की जानिब देखा और सवाल किया, क्या तुम हमेशा मेरे पास रह सकती हो? नाकाबिल फहम और रटा रटाया जवाब मौसूल हुआ, म्याऊं। मैंने एक नया तजर्बा किया। ठीक है, मैं समझ गया तुम मुस्तकिल तौर पर मेरे साथ रहने के लिए आमादगी जाहिर कर रही हो। चुनांचे अब जरूरी हो गया कि मैं तुम्हारे लिए किसी मौजू से नाम का इंतखाब भी कर लूँ। मैं तुम्हारी तरह म्याऊं म्याऊं करने से तो रहा। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। इस मरतबा उसने म्याऊं नहीं किया बल्कि मुंतजिर नजर से मुझे देखती रही। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो मेरे मुंह से अपना मौजूदा नाम सुनने का इंतजार कर रही हो। मैंने खनकार कर गला साफ किया और कहा, आज से तुम्हारा नाम डार्लिंग है। वो पुरमुसरत अंदाज में दाना खोलकर बोली, म्याऊं। मैंने कहा, डार्लिंग सिर्फ म्याऊं से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें यह नाम पसंद नहीं आया और तुम मेरी बात समझती हो तो तुम्हें इसका सबूत देना होगा। वो संजीदा होकर सवालिया नजर से मुझे देखने लगी। मुझे उसके अंदाज पर हैरत हुई। वो किसी समझदार और बुर्दबार शख्स की तरह खमातन गोश थी, जिससे यही जाहिर होता था वो मेरी बातों को पूरी तरह समझ रही है। मैंने कहा, डार्लिंग सबूत के तौर पर तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरी गोद में आना होगा। मेरा जुमला भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि वो एक छोटी सी जस्ट लगाकर मेरी आगोश में पहुंच गई। फिर बड़े रोमांटिक अंदाज में उसके हल्क से आवाज निकली, म्याऊं। मैं मुतअज्जब निगाह से उस अजूबे रोजगार को देखता रह गया। साउथ में कबीर शाह समेत सभी ने मुझसे अफसोस का इजहार किया। फिर कबीर शाह अपने साथ मुझे अपने कमरे में ले गया। ये वही बेडरूम था जहाँ कल का बेशतर दिन मैंने आराम करते हुए गुजारा था। कबीर शाह ने पहले मेरे लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया। मैंने रस्मन हल्का फुल्का नाश्ता किया। दिल बहुत बोझल हो रहा था, कुछ खाने पीने को जी नहीं चाह रहा था। मैं साहिल के बारे में सोचते हुए जहर मार करता रहा। नाश्ते के दौरान में कबीर शाह ने कहा, वहीदान, तुम्हारी वजह से गुज़िश्ता रात मुझे बास की डांट सुनना पड़ी। अच्छा होता मैं सेंट्रल में तुम्हारा उनसे राब्ता करवा देता। ऐसा क्या हो गया शाहजी? मैंने चौंक कर उसे देखा। वो बोला, आधी रात के वक्त बास का फोन आ गया था। मैंने उन्हें तुम्हारे और तुम्हें पेश आने वाले हालिया वाकयात के बारे में बता दिया। वो इस पर खासे बरम हुए।
कि मैंने उनसे तुम्हारी बात क्यों नहीं कराई। खासतौर पर साहिल वाले साने ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। वो 10 बजे तक यहाँ पहुंचने वाले हैं। अच्छा हुआ तुम उनसे पहले ही यहाँ पहुंच गए। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर उसने इजाफा किया। तुमने बताया था कि अपने किसी दोस्त के पास हो, मगर वहाँ का पता और नंबर नहीं बताया था, वरना मैं रात ही तुमसे राब्ता कर लेता। उसके लहजे में मादरत शामिल थी। मैंने फराख दिली से कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं शोएब घोरी से तफसीली मुलाकात कर लूंगा। फिर मैंने दीवार की कला की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त 9 बजने वाले हैं, शोएब के आने में 1 घंटा बाकी है, जब तक मैं जरूरी फोन कर लूँ। वो मेरा इशारा समझ गया और मुझे आराम करने का कहकर बेडरूम से निकल गया। गुज़िश्ता रात जब मैंने कबीर शाह को फोन करके अपने बारे में आगाह किया तो इस बात का ख्याल रखा था कि ज्यादा तफसील में ना जाऊं। वो ये तो जानता था कि चौधरी नवाज़त अली एंड कंपनी मेरी दोस्त साहिल को अगवा करके ले गए हैं। मैं साहिल की तलाश में पहले गुलशन इकबाल वाले बंगले और फिर कश्मीर रोड वाले बंगले पर जबरदस्त मारामारी करके अपने दोस्त के पास पहुंच गया हूँ। मैंने उसे तारा की मौत के बारे में भी बता दिया। ताहम वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं था कि साहिल के साथ मुमताज नामी एक लड़की भी अगवा हुई थी और ये कि कश्मीर रोड वाले बंगले पर मेरे बाएं बाजू में गोली भी लगी थी। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ था और मैंने इस पर खुदा का शुक्र अदा किया, वरना अगर कबीर शाह मेरा जख्मी कंधा देखने की फरमाइश कर बैठता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं जिन तिलिस्माती मावराई खाला से गुजरा था उनकी वदात या तोजी बहुत मुश्किल थी। मेरे बयान को शक की नजर से देखा जाता और ये कुछ गलत भी ना होता। गुज़िश्ता रात लगभग 9:30 बजे मैंने नबी सर में काजी सुल्तान से बात की। इस बात को तकरीबन 12 घंटे होने को थे। इतने वक्त में कराची से उमरकोट जाकर वापस भी आया जा सकता था। इसका मतलब यही था कि मुमताज को वहां पहुंचाया जा चुका होगा। इस सिलसिले में काजी सुल्तान ने बेटी के उसूल के लिए क्या बंदोबस्त किया था ये उसी से मालूम किया जा सकता था। मैंने नबी सर में काजी सुल्तान से हवेली में राब्ता किया। थोड़ी देर बाद मैं काजी से हम कलाम था। उसने रस्मी अलैग से के बाद बड़े पुरजोश अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा किया और बताया कि उसने अपने SP साले और पुलिस की बारी जमीयत के ताउन से मुमताज को अगवा कुंदगान के कब्जे से आज़ाद करा लिया है। कराची से उमरकोट की तरफ जाने वाले रास्ते की नाकाबंदी करके पुलिस ने बहुत खतरनाक ऑपरेशन किया था, जिसका नतीजा कामयाबी की सूरत में बरामद हुआ। मुमताज वापस अपने वालिदैन के पास पहुंच चुकी थी। काजी सुल्तान मुझे इस कार्रवाई की तफसील सुनाना चाहता था जो यकीनन बहुत ही सनसनीखेज होती, लेकिन फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी था कि मुमताज बाखैरो आफियत अपने घर पहुंच गई थी। मैंने काजी से कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी, फिर मैं आपसे यह तफसील सुनूंगा। फिलहाल आप मुमताज का ख्याल रखें, वो बड़े अजियतनाक लम्हात से गुजर कर आपके पास पहुंची है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काजी ने तायद की। वो बहुत सहमी हुई है। तुम्हारा एक मरतबा फिर तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दूसरी मरतबा है जब तुमने मुमताज को बचाया है। फिर उसे कुछ याद आ गया, पूछने लगा, साहिल का कुछ सुराग वगैरह मिला? मैंने कहा, साहिल मेरे जाने पहचाने दुश्मनों के पास है। तारा ने अपनी मौत से कबल उसे जाहिद हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया था। मियां जाहिद हुसैन चौधरी नवाज़त अली का खास आदमी है जो कराची में उसके मकासद की तकमील के लिए काम करता है। मैं बहुत जल्द मियां जाहिद हुसैन के सर पर मुसीबत बनकर नाज़िल होने वाला हूँ, बहुत जल्द। आखिरी जुमला अदा करते हुए मेरे लहजे में संगीन और सफाकी धर आई। काजी सुल्तान ने कहा, मैंने गुज़िश्ता रात ही मनास बाकर को ये खुशखबरी सुनाई थी। तुम्हारा कोई राब्ता नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए तुम्हें फोन ना कर सका। बाद में मिनास बाकर से तुम्हारे फ्लैट का जो फोन नंबर मुझे मिल सका मैंने उस पर फोन किया, लेकिन वहां से किसी रद्द-ए-अमल का इजहार ना हुआ। बहरहाल मैं एक मरतबा फिर तुम्हारी इस ताउन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे बार बार शर्मिंदा ना करें। मैंने कहा, मुलाकात होने पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फिर हमारे दरमियान राब्ता खत्म हो गया। मुमताज की बाजियाबी से मुझे दिली सुकून हासिल हुआ। उसके साथ ही साहिल का तस्वुर भी उभर आया। मुमताज की वापसी ने साहिल की याद दिला दी थी। वो दोनों कल सापैर बहादुर आबाद चौरंगी से अगवा हुई थी। 24 घंटे गुजरने से पहले एक कोबरा बरामद कर लिया गया, मगर दूसरा अभी तक दूर था। इस ख्याल ने मुझे तड़पा कर रख दिया। मैं दुखी दिल से साहिल और उसकी सलामती वापसी के बारे में सोचने लगा। तारा ने अपनी मौत से कबल मुझसे जो मुकालमा बाजी की थी उसमें तो चौधरी नवाज़त अली की तरफ से यही मुतालबा दोहराया गया कि अगर डायरी के वो 2 कीमती सफ़ात उनके हवाले कर दूं तो वो मेरी साहिल को मेरे सुपुर्द कर देंगे। तारा ने बाकायदा मुझसे वो सफ़ात मांगे थे, उसका तकादा दायर होता था। वो लोग मुझसे हर सूरत में वो सफ़ात निकलवाना चाहते हैं। तारा बाकी नहीं रहा था, चुनाचे ला मोहल्ला ये काम अब मियां जाहिद हुसैन को करना था और इसलिए यकीनन वो मुझसे राब्ता करता। राब्ते के बगैर बात नहीं बन सकती थी। चौधरी नवाज़त अली 25 करोड़ रुपए मालियत के सोने को हर सूरत हासिल करना चाहता था और इस उसूल के लिए वो कीमती सफ़ात अदहद जरूरी थे। गोया मियां जाहिद हुसैन ने हर सूरत मुझसे राब्ता करना था और उससे पहले उसे मेरा सुराग लगाना था। मैं उठकर बैठ गया। इस वक्त साहिल के बारे में अगर कोई शख्स मुझे दुरुस्त मालूमात फराहम कर सकता था तो वो मियां जाहिद हुसैन के सिवा कोई नहीं था। मियां जाहिद कराची के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। तारे ने अगवा के बाद दोनों लड़कियों को मियां जाहिद की तहवील में दे दिया। उसी ने मुमताज को वडेरा अकबर सुमरू की हवेली में पहुंचाने का बंदोबस्त किया। साहिल के बारे में भी उसी को कदम उठाना था। तारा मुझे ये बता चुका था कि साहिल को बिलाकर चौधरी नवाज़त अली की हवेली वाक़े मौज़े रखावाली में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसके बयान से ये बात वादे हो जाती कि मुझसे डायरी के सफ़ात हासिल करने की मुहिम के दौरान वो लोग साहिल को कराची की हदूद से बाहर नहीं ले जाएंगे।
मुझे जो भी तगदो करना थी फौरन से बेशतर करना थी, और इस सिलसिले में मैंने पहली फुर्सत में एक हंगामी फैसला कर लिया। मैंने सोचा मियां जाहिद हुसैन का बेदरीग ताकुब करने की बजाय मैं उसे अपने करीब आने का मौका दूंगा। किस तरह, इस बारे में मुसलसल सोच विचार करने लगा मैं। ठीक 10 बजे मुझे इतला मिली कि शोएब गौरी साउथ में दाखिल हो चुका है। आइंदा 15 मिनट बाद मैं शोएब के साथ एक साउंड प्रूफ कमरे में बंद हो गया। हमारे दरमियान वाजबी सी हेलो हाय हुई। उसने साहिल वाले वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया और मुझे यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द साहिल को ढूंढ निकालेगा। बल्कि उसने बताया कि रात ही उसने इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त भी कर डाली है, जिसके नतीजे में वो मियां जाहिद के एक ऐसे ठिकाने का पता चलाने में कामयाब हो गया है जिसके बारे में उसकी तंजीम के बहुत कम लोग जानते थे। इससे पहले मैंने मुमताज और साहिल के अगवा से लेकर तारा की मौत तक के तमाम वाकयात तफसील से उसे सुना दिए। केडीए स्कीम नंबर 1 के बंगले और लैला का किस्सा मैंने दानिस्ता गोल कर दिया। मसलित का तकादा भी यही था, वरना मुझे बहुत सी बातों की वजाहत करना पड़ती और किस्सा बहुत दूर तक जा पहुंचता। शोएब ने कहा, वहीदान, मेरे ख्याल में तुम जिन अलमनाक हालात से गुजरे हो उनका मुझे पूरी तरह एहसास है और इंशाअल्लाह मैं इस सिलसिले में तुम्हारी भरपूर मदद भी करूंगा। तुम्हारे बयान से मैंने अंदाजा लगाया है तुम्हारे दुश्मन चंद रोज तक साहिल को कराची ही में रखेंगे। मियां जाहिद हुसैन डायरी के 2 कीमती सफात हासिल करने के लिए तुम्हें जरूर टच करेगा, वो सफात जो तुम मेरे हवाले कर चुके हो। मैं तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था। चल नमाज के तवक्कुफ के बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया, मैं सबसे पहले मियां जाहिद हुसैन के उस खुफिया ठिकाने को चेक करवाता हूँ जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। मुझे उम्मीद है वहाँ साहिल का सुराग हमें मिल जाएगा, बस उसके लिए बड़ी एहतियात और सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। ये बात मैं भी जानता हूँ, मैंने कहा, लेकिन साहिल तक पहुँचने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। दुनियादारी और दिलदारी एक साथ जारी रहना चाहिए। साहिल की तलाश और मियां जाहिद की खुंचाई के साथ साथ हमें सोने वाले मामले को भी देखते रहना है। उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। सोने वाले मामले को क्या हुआ? मैंने चौंक कर उसे देखा। साहिल के तज़किरे में सोने वाले मामले की आमद ने मुझे कोफ्त में मुबतला कर दिया। बाज़ औक़ात मुझे यूं महसूस होता शोएब गौरी कोई इंसान ना हो, मशीन हो। एहसासात और जज्बात से हारी वो इंतहाई नाजुक हालात में भी अपने कारोबारी मंसूबे से गाफिल नहीं रहता था। शायद उसकी कामयाबी की वजह भी यही थी। जज्बात से मगलूब लोग दुनियादारी और मादी तरक्की में बहुत पीछे रह जाते हैं। शोएब एक फाल तंजीम का रूह रवां था। दिल के बजाय दिमाग से सोचना और जज्बात को एक तरफ रखकर फैसले करना उसकी मजबूरी थी, और यह मजबूरी एक आदत की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, सोने वाले मामले को यह हुआ कि मिस्टर नील आर्मर अपने तयशुदा प्रोग्राम से कबल ही यहाँ आ रहा है। रात फोन पर मेरी उससे बात हुई थी, वो कल कराची पहुंच जाएगा। वो जल्द से जल्द उस मदफून सोने तक रसाई हासिल करना चाहता है। फिर मैंने कदरे बेजारी से कहा, फिर यह कि इस सिलसिले में वो तुमसे एक भरपूर मीटिंग करना चाहता है। शोएब ने कहा, तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना। साहिल की जुदाई ने मेरे आसाब को तोड़ कर रख दिया। मैंने बेदिली से कहा, शोएब, नील आर्मर से हर किस्म के मामला तुम खुद ही तय कर लो। मैंने ये प्रोजेक्ट जब तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है तो फिर तुम मुझे बार बार इसमें ना घसीटो। मैं अपनी तमाम तर तवज्जो साहिल पर मरकूज रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे एहसासात को बखूबी समझ रहा हूँ, वो खैर ख्वाना अंदाज में बोला। साहिल से बिछड़ने के वाक़े ने तुम्हें बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है, लेकिन अव्वल व आखिर तुम सोने वाले इस मामले से अलग नहीं हो। तुमसे कोई मशवरा सलाह किए बगैर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? मैंने चंद में सोचा और फैसला कुन लहजे में कहा, शोएब, हमारे दरमियान सोने वाले मामले पर जब पहली मर्तबा बात हुई तो हमने एक पार्टनरशिप बिजनेस का फैसला किया। तुमने मुझे 51 और खुद को 49 का हिस्सेदार करार दिया था, जबकि सोने की बाजियाबी भी तुम्हारे ही जिम्मे थी। तुम्हें चाहिए था कि इस उसूल के लिए कोई भी राह इख्तियार करो। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ, उसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैंने वादे अल्फाज में उसे बताया उस वक्त मैं और अब में थोड़ी तब्दीली पैदा हो चुकी है। इस मुहिम में तुम्हारे अलावा मिस्टर नील आर्मर, रामदास वगैरह भी शामिल हो चुके हैं। इस शमूलियत का मतलब है उन्हें भी हिस्सा देना होगा। मैं चंद लम्हात के लिए खामोश हो गया। इसी दौरान में शोएब गौरी बड़ी तवज्जो से मेरी जानिब देखता रहा। मैंने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, इन हालात के पीछे नजर हमें अपने मुआहदे को रीन्यू कर लेना चाहिए। उसने पुरमानी अंदाज में सर को इस बात ही झुंबश दी और पूछा, तुम्हारे ज़हन में क्या है? मैंने कहा, अगर वाकईतन सोने की वही मिकदार बरामद होती है जिसका हम अंदाजा लगाए बैठे हैं तो इस वक्त मज़कूरा सोने की मार्केट वैल्यू लगभग 4 अरब रुपए यानी 25 करोड़ रुपए। 51 की पार्टनरशिप के हिसाब से मेरे हिस्से में कमोबेश 13 करोड़ रुपए आएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तुम्हारा रफ अंदाजा तकरीबन दुरुस्त है, उसने तायद की। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ सोने की बाजियाबी के तमाम बखेड़े तुम खुद ही अपने तरीके से निपटाओ। मुझे इस खट राग से अलग ही रखो। मैं अपनी तमाम तर तवज्जो साहिल पर मरकूज रखना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मेरे हिस्से के हवाले से एक रकम तय कर लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे ख्याल से इत्तफाक करने में मुझे कोई यार नहीं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। तुम बताओ मुझे, तुम्हें कितनी रकम दरकार है? मैंने कहा, 10 करोड़ रुपए। उसने चलने में सोचा, फिर फैसला कुन लहजे में बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त के साथ। कैसी शर्त? मैंने पूछा। वो बोला, अगर उस मतरू कुएं से इतना ही सोना बरामद हुआ जितना हम सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बुनियादी बात है। मैंने कहा, बस तो फिर तुम इस मामले को डन समझो। वो बोला, मैं नील आर्मर और दीगर मुतलका अफराद से खुद ही निपट लूंगा।
सोने की बाजियाबी के सिलसिले में ये हमारी आखिरी मीटिंग है। ओके, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। सोने की बरामद, उसकी तरसील और फरोख्त वगैरह से मुझे कोई सरोकार नहीं। इस मिशन के इख्तिताम पर मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाना चाहिए। मिल जाएंगे, वो पुरयकीन लहजे में बोला। कल मिस्टर नील आर्मर यहाँ आते हैं तो मैं आइंदा के लिए लाए अमल तैयार कर लूंगा। वो गोल्ड अकाउंट बैंक के मालिक है। सोने की फरोख्त के सिलसिले में हमें आना जाना नहीं होगा। बरामदशुदा सोने के बिस्किट डायरेक्ट नील आर्मर के बैंक में चले जाएंगे। एक जरा तवक्कुफ के बाद उसने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ वहीदान, मैं इस सिलसिले में अब तुम्हें टच नहीं करूंगा। मजीद चंद जरूरी बातों के बाद हमारी मीटिंग खत्म हो गई। शुएब और साउथ से रुखसत होने लगा तो मैंने कहा, तुमने मियां जाहिद हुसैन के जिस खुफिया ठिकाने का जिक्र किया है, मैं वहाँ दावा बोलना चाहता हूँ। इस सिलसिले में तुमने कुछ सोच रखा है या मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया? अंदाज सवालिया था, चुनाचे उसने कहा, मैंने सोच तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, कम अज कम 1 दिन का। मैं पहले ये मालूम कर लूँ कि साहिल को कहाँ रखा गया है, उसी खुफिया ठिकाने पर, यहाँ कहीं और। ठीक है, तुम अपने तौर तरीकों से मालूम करो, मैं अपनी नई हिकमत अमली आजमाता हूँ। मैंने कहा, मैं अपने हाथ पाँव को हरकत में रखना चाहता हूँ। तो मेरी बात को समझ रही हो ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इस सिलसिले में तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो कबीर शाह से कह देना, वो हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए यहाँ साउथ में मौजूद रहेगा। मैं उसे खुसूसी हिदायत भी दे जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हारी इस ताउन का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं साहिल की तलाश के सिलसिले में अकेला ही निकलना चाहता हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर किसी मरहले पर मुझे कबीर शाह की जरूरत महसूस हुई तो मैं फौरन उससे राब्ता कायम कर लूंगा। तुम्हारी बातों से लगता है तुम साउथ में भी मुस्तकिल नहीं ठहरना चाहते। हाँ, मैंने यही फैसला किया है। कहाँ जाने का इरादा है? फिलहाल तो साहिल समंदर वाले फ्लैट पर जाऊंगा। मैंने कहा, लेकिन किसी न किसी तौर साउथ से भी टच में रहूंगा। मैं थोड़ा वक्त तन्हाई में गुजारना चाहता हूँ। शुएब ने कहा, तुम इसके लिए आजाद हो, मगर कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले कबीर शाह को कम अज कम इतला जरूर देना। अपनों की मदद की जरूरत किसी वक्त भी पड़ सकती है। मैंने इस बात में सारी लाने पर इत्तफाक किया। दोपहर का खाना मैंने साउथ ही में खाया और नीली शहराड में बैठकर अपने फ्लैट की जानिब रवाना हो गया। जब मैं 1-2 ज़ेली सड़कों से घूमकर नेशनल हाईवे मेन कुरंगी रोड पर आया तो सिग्नल बंद था। मैंने शहराड को रोक लिया। उसी वक्त मेरी निगाह एक शनासा चेहरे पर पड़ी। वो सदफ थी जो वाइट सनी में नेशनल हाईवे को छोड़कर अंदर की जानिब आ रही थी। मुझसे नजर मिली तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मैंने बादले नुखास्ता खुश दिली से उसकी मुस्कुराहट और हिलते हुए हाथ का जवाब दिया। इतनी देर में सिग्नल खुल गया। मैंने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सदफ 1 रोज पहले पार्क में मुझसे मिली थी। वो मेडिकल के फाइनल में थी और मुस्तकिल करीब में डॉक्टर बनने वाली थी। गुज़िश्ता रोज हमारे दरमियान मुख्तसर मुकालमत हुई थी। उसने मुझ पर जिस शक का इजहार किया वो जेनुइन था, लेकिन मैंने बड़ी शिद्दत से उसकी तरदीद कर दी। मैं नहीं चाहता था कि किसी अनजानी लड़की पर मेरा मादी इस तरह खुल जाए कि मेरे लिए मसाइल खड़े होने का अंदेशा पैदा हो जाए। ये मसाइल मुस्बत और मुनफी किसी भी नोयत के हो सकते थे। मैं अपने फ्लैट की जानिब सफर जारी रखते हुए सदफ के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे अपनी सोच को खत्म करना पड़ा, क्योंकि मेरे पड़ोस में बराजमान उस सफेद हसीना ने अपनी मखसूस आवाज में म्याऊं कहा था। उसके स्टाइल से जाहिर होता था उसे मेरा किसी और के बारे में सोचना पसंद नहीं। अगर वो वाकई मेरे ख्यालात तक रसाई रखती थी तो उसका ये अंदाज महबूबाना और बीवियाना था। वो मेरे नजदीक तो क्या, मेरे ज़हन में भी किसी दूसरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने उसका नाम डार्लिंग रखा था, जो उस पर बड़ा फिट बैठा था। जब मैं साउथ पहुंचा तो वो गाड़ी में मेरे साथ थी, लेकिन वो बंगले में मेरे साथ साथ नहीं लगी रही, बल्कि मुझे तो उसने महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कब मुझसे जुदा हुई और कैसे दोबारा गाड़ी में आ मौजूद हुई। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं साउथ से निकला तो वो शहराड में मुझे दिखाई नहीं दी थी, लेकिन जिस वक्त मैं मस्जिद वाले पार्क के पास से गुजर रहा था वो झपाक से कूदी और अकबी निशस्त से पैसेंजर सीट पर पहुंच गई। मैं उसके इतने चमत्कार देख चुका था कि अब उसकी बात में किसी शक शुबे की गुंजाइश बाकी ना रही थी कि वो एक पुरस्कार बिल्ली थी। वो हालात और मौके की मुनासबत से हाजिर गायब के उसूल पर अमल पैरा थी। जब चाहती मेरे करीब चली जाती और जब महसूस करती कि मुझे दूसरों से मिलना है तो अचानक गायब हो जाती। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की, जब वो मेरी तन्हाई में जाहिर होती थी तो उसका अंदाज दिल रुबाना होता। ये खतरनाक और जवाब तलब सूरत हाल थी। यूं लगता था जैसे वो किसी खास मिशन पर हो। जब कोई जिंदगी आपके साथ साथ हो और आप उसके मकासद से ना वाकिफ हो तो एक अजीब सी बेचैनी घेरे रखती है। मैं भी कुछ इसी किस्म की कैफियत से दो चार था। चुनाचे मैंने डार्लिंग को अपने करीब रखने का फैसला किया था ताकि उसके इसरार का पर्दा चाक कर सकूं। मुझे यकीन था कि बहुत जल्द मैं उसकी हकीकत को पहुंच जाऊंगा। जब मैं फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ तो साहिल की याद ने मेरे दिलो दिमाग को तड़पा कर रख दिया। इस फ्लैट के दरो दीवार और हर शय से हम दोनों की मुख्तसर और मुश्तरक यादें वाबस्ता थी। मैंने अंदर कदम रखा तो एक मुअत्तर झोंके ने मेरा अंदरूने महका दिया। मुझे अपनी नस नस में साहिल की खुशबू दौड़ती हुई महसूस हुई। ज़ाहिर ये सब कुछ मेरा एहसास था। साहिल का ताकतवर तस्वुर उसकी मौजूदगी को महसूस करवा रहा था, वरना हकीकत तो ये थी कि वो मुझसे जुदा हो चुकी थी। जुदाई के करब की संगीनी को वही लोग महसूस कर सकते हैं जो कभी इस कैफियत से गुजरे हों। शाम 6 बजे इंस्पेक्टर चियांग का फोन आ गया। सिंगापुर में इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि वो कल सुबह एक कसीर रकम मुझे हुंडी कर देगा।
मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, अंकल आपने मुझसे किया वो वादा तो पूरा कर दिया ना? यस माई सन, वो संजीदगी से बोला। तुम मेरे मरहूम दोस्त के बेटे हो, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर ये सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने कुल रकम में से 1 लाख US ले ली है। अब 24 लाख डॉलर मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ, जो पाकिस्तानी करेंसी की सूरत में तुम्हें कल मिल जाएंगे। ये रकम लगभग 15.5 करोड़ होगी। मैं रकम की वसूली की तस्दीक बाद में तुमसे कर लूंगा। मैंने एक मरतबा फिर उसका शुक्रिया अदा किया, फिर एक फौरी ख्याल के तहत उससे पूछा, अंकल आप दारा को तो नहीं भूले होंगे? नो माई सन, उस शैतान को कैसे भूल सकता हूँ? च्यांगशू ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस वक्त दारा तुम्हें क्यों याद आ गया? तुमने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे हाथों खत्म हो चुका है। मैंने इस बात में जवाब दिया और कहा, दारा के वाले से दरअसल मैं जमाल और भोलेनाथ का जिक्र चाहता हूँ। ये दोनों अफराद दारा के सिंडिकेट से वाबस्ता थे और आपने इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। भोलेनाथ से आपने 10 किलोग्राम हीरोइन भी बरामद की थी, जो वो सिंगापुर से यूरोप की तरफ स्मगल करने का इरादा रखते थे। हाँ, ये वाकयात मुझे अच्छी तरह याद हैं। च्यांगशू ने कहा। फिर बताया, जमाल और भोलेनाथ को चंद रोज कबल रिहाई मिली है, वो अपनी सजा काट कर आजाद हो चुके हैं। मैंने कहा, अंकल अब वो वाकई हमेशा के लिए आजाद हो चुके हैं, उन्हें हमने जिंदगी की कैद से रिहाई दिलवा दिया है। भाई सन, ये तुम क्या कह रहे हो? वो हैरत से बोला। मैंने उसकी हैरत को रफा करने के लिए B38 पर पेश आने वाले वाकयात तफसील से सुना डाले। दारा का फर्स्ट कजन जमाल कबीर शाह की फायरिंग से हलाक हुआ था, जबकि भोलेनाथ मेरे हाथों जहन्नुम वासूल हुआ। उसे मेरे सामने मार्शल आर्ट्स दिखाने का शौक चढ़ाया। उसी शौक ने भोलेनाथ को अनजानी बना दिया। पूरी बात सुनने के बाद च्यांगशू ने कहा, ये दोनों खबीस पाकिस्तान क्या लेने गए थे? मैंने बताया, मेरे दुश्मनों से गठजोड़ करने। फिर मैंने इंस्पेक्टर को दारा के बरखुरदार तारा के कारनामों और उसकी इबरतनाक मौत की तफसील सुनाई। उसने जहरीले लहजे में कहा, खस कम जहां पाक।